अब अगले वक्ता डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी हैं। आपका काम नवजागरण दौर के हिंदी प्रकाशकों पर है। आप छात्र और सांस्कृतिक आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं। आपके कई आलोचनात्मक शोधालेख साखी, परिचय पर कथा, बनासजन आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। वर्तमान में आप राजस्थान विश्वविद्यालय के दीवा में सहायक अध्यापक हैं सर। शुक्रिया रजनीश। दोस्तों, सेमिनार में जो कि औपनिवेशिक काल के प्रतिबंध पर केंद्रित है, सारी बातें औपनिवेशिक काल के बारे में हुई हैं, औपनिवेशिक काल के बारे में ही हुई है। इस काल से उसका कोई लेना देना नहीं है, और यदि किसी के मन में उसका आज से ताल्लुक जुड़ता है तो ये महज संयोग ही होगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कुछ होगा। और मैं भी जो बात कहूँगा वो भी मैं उस कलयुग के बारे में कहूँगा, आज के सतयुग के बारे में मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, अभी तक जो बातचीत हुई है उसके एक हिस्से से ये निकल कर आया है, और सामान्य तौर पर भी ये सामान्य समझदारी है कि जो साहित्य प्रतिबंधित किया गया उसका संबंध अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने से रहा होगा। वह स्वतंत्रता संघर्ष की अभिव्यक्ति रही होगी। अपनी माटी का जो अंक प्रतिबंधित साहित्य पर आया, उसमें प्रोफेसर मैनेजर पांडे भी इस बात को कहते हैं कि जो प्रतिबंधित साहित्य है वह असल में स्वतंत्रता संघर्ष की अभिव्यक्ति करने वाले साहित्य की एक अभिव्यक्ति है। ये बात ठीक है, लेकिन इस सेमिनार में एक बहुत अच्छी बात हुई कि यह अवधारणा विकेंद्रित हुई है, और इस सत्र में शायद, जैसा कि तीनों वक्ताओं ने बात कही, उन्होंने उनकी केंद्रीय बातें इस बात को ध्यान में रख करके थी कि सिर्फ अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देना ही प्रतिबंधित किए जाने का एकमात्र कारण नहीं था। डॉक्टर राजीव ठीक कह रहे थे कि वो असल में जो एक मॉडर्निटी, आधुनिकता समाज में आ रही है, वो उसे भी प्रश्नांकित करती है। उस आधुनिकता को, उस जीवन शैली को भी प्रतिबंधित करने की ये कोशिश। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि असल में जो भी जीवन विवेक है, ठोस जीवन विवेक है, जो मनुष्यता को बगैर भेदभाव को देखने का विवेक है, और जो सभ्यताओं के विकास के क्रम में जहां तक हम पहुंचे हैं उसे और भी, उसकी चौहद्दी को और भी बड़े किए जाने का विवेक है, इस विवेक को भी प्रतिबंधित किए जाने की नीति इसके पीछे है, उसे पढ़ा जाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि वे सारी अवधारणाएं जो मनुष्यता को और ज्यादा, मनुष्यता के कैनवास को और ज्यादा बढ़ाने के क्रम में आती हैं, उसकी कोशिश करती हैं, वे सब प्रतिबंधित हैं औपनिवेशिक तौर पे आज में। तो दोस्तों, कल के उद्घाटन सत्र में जब प्रोफेसर चमन लाल कह रहे थे कि ये डेमोक्रेसी का तकाजा है और डेमोक्रेसी की उपलब्धि है कि हम और ज्यादा ह्यूमन होने की तरफ कम से कम जद्दोजहद करते हैं, अवधारणाएं ले आते हैं। यूरोप का उदाहरण दे रहे थे कि वहाँ पक्षियों और पशुओं को भी लगभग मनुष्यों की तरह प्यार करने की कोशिश है, वो
उसके अपने संदर्भ हो सकते हैं, यूरोप के सिलसिले में, एशिया के सिलसिले में, लेकिन कम से कम मनुष्यता ने एक सपना देखा है कि वे जो मनुष्य नहीं है, मनुष्येतर हैं, उनकी भी अस्मिता का ख्याल किया जाना चाहिए, उनके भी मानवाधिकारों का ख्याल किया जाना चाहिए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोकतंत्र में मौजूद हैं, और इस लोकतंत्र का वायदा दुनिया में यूरोप से आया था। ब्रिटेन इस लोकतंत्र का एक बड़ा उदाहरण रहा है, जिसने कि दुनिया को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में सिखाया। और ये बहुत मानीखेज बात है कि ब्रिटेन यूरोप में और अपने देश में तो लोकतंत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता है, और उससे ज्यादा जनता तक पहुंचाने की हर भरसक कोशिश करता है, संस्थाएं विकसित करता है। लेकिन वही यूरोप वही ब्रिटेन जब उपनिवेश बनाता है, तो उपनिवेश की जनता में और अपने देश की जनता में एक भारी फर्क पैदा करता है। ब्रिटेन की जनता, ब्रिटेन की राजसत्ता और पूंजीपति वर्ग के लिए जो महत्व रखती है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उपनिवेशवादी औपनिवेशिक देशों की जनता उसके लिए उसके दशांश के बराबर। तो हिंदुस्तान के सिलसिले में खास तौर पर देखेंगे तो जहां जहां लोकतंत्र की हिमायत हुई है, जहां जहां लोकतंत्र की मांग हुई है, वे सब चीजें प्रतिबंधित की जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब हिंदुस्तान की सेना की जरूरत थी ब्रिटेन को, तो उन्होंने वायदा किया कि विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद हम यहाँ आज़ादी के सिलसिले में कुछ बातचीत करेंगे, बल्कि आज़ाद करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आज़ादी की बात तो दूर, बल्कि जुल्म और सितम बढ़ गए, और कोई और दूसरा भी ऐसी बात न कर सके। इसके लिए रॉलेट एक्ट बने, जिसे हम अपनी भाषा में काला कानून के नाम से जानते हैं। तो जो रॉलेट एक्ट सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेने, किसी के ऊपर मुकदमा चला देने और अनिश्चित काल तक के लिए कैद कर देने का प्रावधान बनाता है, तो यह जो लोकतंत्र के सिलसिले में वो नया विकास कर रहा है औपनिवेशिक देशों में, हिंदुस्तान में, वो उसको यहाँ भी लोग भी समझ रहे थे। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक प्रणाली नहीं है, लोकतंत्र एक आकांक्षा भी है दोस्तों, और ये प्राकृतिक आकांक्षा है। तो उस प्राकृतिक आकांक्षा को, स्वाभाविक आकांक्षा को, जिन कविताओं में, बहुत सारी कविताएं हैं, कम से कम 300 से तो ज्यादा एक अनुमान के मुताबिक, सूची के मुताबिक कविताओं की किताबें प्रतिबंधित की गई हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा लोकतंत्र की डिमांड करने वाली कविताओं को प्रतिबंधित करने का है। तो हम ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र के नाम पर 1857 के बाद तो भारत को लोकतंत्र की तरह की सरकार दिए जाने का वायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आप देखेंगे कि एक पोखपाल सिंह वर्मा नाम के कवि हैं, उनकी एक कविता है राष्ट्रीय आल्हा, जिसमें वो जनता की पुकार, लोकतंत्र आज की तरह की अवधारणा उस समय इतनी ताकतवर तरीके से और इतने स्पष्ट तरीके से मौजूद नहीं थी, जिसका सीधा सीधा मतलब था, आज भी यही मतलब ही है कि वो जनता की पुकार को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो इस तरह की एक कविता, जिसका एक हिस्सा मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। रॉलेट बिल सरकार बनाया करके पूर्ण स्वेच्छाचार, घोर विरोध किया जनता ने, ताहू पे ना सुनी सरकार। आम प्रतिष्ठा मिटी देश की, कुचली गई ऋषि की संतान, सत्याग्रह गांधी ने कर दिया खैंची धर्म की आन। कहाँ कहे कछु कही नहीं आवे, और बिन कहे रहा ना जाए, अत्याचार पुलिस के देखे गुस्सा गई देश में छाए। थाना फूंक दियो जनता ने, चौरी चौरा के मैदान, जंग बंद गांधी ने कर दी, बच गई गवर्नमेंट की जान। तो गवर्नमेंट के बारे में और लोकतंत्र के बारे में और जनता की पुकार के बारे में बहुत साफ है
और ये कोई मांग ऐसी मांग नहीं है जिससे सीधे सीधे लगी कोई सत्ता को चुनौती दी जा रही है। ये उसी तरह की मांग है जैसे कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में, भारत के दिनों में लोकतंत्र के दौरान विभिन्न दूर दराज के इलाके लोकतंत्र में ही ज्यादा न्याय की मांग करते हैं, या वो ऐसी मांग करते हैं दूर दराज के इलाके कि हैदराबाद या दिल्ली या जयपुर, लखनऊ, भोपाल के लोगों को जो लोकतांत्रिक अधिकार हासिल है वो उन्हें भी दिए जाएं, और ऐसी मांग करने पर भी उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, जबकि ये एक लोकतांत्रिक मांग है। तो ऐसी रचनाओं को बहुत ही किया गया है। और इसमें एक और चीज को देखना है कि भारत में ये ठीक बात है कि प्रतिबंधित किए जाने वाले साहित्य में स्वतंत्रता की मांग या स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष को अभिव्यक्ति देने वाली रचनाओं का बहुतायत रहा है। लेकिन हमें यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुक्ति का आंदोलन नहीं है, बल्कि वह अनेक आंदोलनों को जो अनेक स्तरों पर मुक्ति हैं, चाहे वह जेंडर के आधार पर मुक्ति हो, चाहे वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर मुक्ति हो, चाहे वह स्थानीय सेठ साहूकारों से उनके सूद से और उनके अत्याचार से, स्थानीय सामंतों और जमींदारों के जुल्म सितम से मुक्ति का आंदोलन हो, वह सब भी आंदोलन उसके साथ चल रहा है। बल्कि एक सामाजिक मुक्ति का आंदोलन, एक नवजागरण का आंदोलन, यह मिला करके इसका जो समुच्चय वो भारत के लोकतंत्र का, जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का जो आंदोलन है वो उसके साथ चल रहा है। तो ब्रिटेन इस बात को अपने यहाँ तो महत्ता देता है, लेकिन भारत में नहीं। इस बात का उदाहरण एक बारडोली का आंदोलन है। बारडोली का आंदोलन दोस्तों आप जानते ही हैं कि गुजरात सरकार ने, तत्कालीन गुजरात सरकार ने वहां के किसानों पर लगान 30% तक बढ़ा दिया था। और इस 30% तक लगान बढ़ाए जाने के लिए वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में वहां जनता ने आंदोलन किए। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, और उस आंदोलन की मांग के बाद खुद वो इतनी ज्यादती थी कि खुद ब्रिटिश सरकार ने, भारतीय सरकार ने उस पर जांच बिठाई, और बूमफील्ड नाम के एक न्यायिक अधिकारी और मैक्सवेल नाम के एक राजस्व अधिकारी ने जो उसकी जांच की, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादती है, और उन्होंने उस कर को 6.3% तक कम कर दिया। ये काम खुद सरकार कर रही थी, और ये इस आंदोलन की सफलता के बाद ही वल्लभ भाई को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। तो जिस आंदोलन की बदौलत सरकार खुद अपने आप को सुधार कर रही थी लोकतंत्र के दायरे के भीतर, उस आंदोलन की अभिव्यक्ति करने वाली कविताओं को प्रतिबंधित कर रही थी। यानी कि कुछ बात है कि वो सिर्फ आंदोलन नहीं, बल्कि वो सारी चेतना, भोजपुरी में एक कहावत है, हिंदी में भी, कि किसी बूढ़े आदमी के गुजर जाने का डर नहीं है, डर यह है कि वो मृत्यु बार बार परख जाएगी। तो एक आंदोलन से चीजों के सुधार किए जाने का मसला नहीं था, यह इस प्रवृत्ति के फैल जाने का मामला था। और इस पर अनेक कविताएं लिखी गई, जिसमें से एक 1928 के दौरान बलभद्र गुप्त नाम के कवि की कविता है, जिसका शीर्षक है बारडोली की। तो बारडोली की कविता भी सरकार बहादुर ने प्रतिबंधित की, और वो सिर्फ और सिर्फ बारडोली आंदोलन के बारे में बात कर रही थी। उसका एक हिस्सा आपके सामने पढ़ता हूं मैं जितनी भी कविताएं पढ़ूंगा वो सब प्रतिबंधित कविताएं हैं या प्रतिबंधित साहित्य है, उससे बाहर का कुछ भी नहीं। इसलिए मैं शायद बार बार आपसे न कहूं कि वो प्रतिबंधित है। उसका एक हिस्सा है, देखकर दृढ़ता और वीरता की तीक्ष्ण अग्नि, हिंसा हठ हेकड़ी की भीत हुई बोली है। धर्म ने अधर्म को पछाड़ा है रसिक आज, सत्य ने असत्य की समस्त पोल खोली है। न्याय ने अन्याय का मिटाया है महत्वपूर्ण, नीति ने अनीति की अशांत प्रभा तोली है। लाजपत तुल्य लज्जा रख लिया भारत की, मोहन तिलक तुझे धन्य बारडोली। तो जो आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन के कारण खुद सरकार ने अपने
अपने ही कानून में सुधार किया, उसी बात को कहने वाली कविता को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसका मतलब बात उससे आगे है। इसी दौर में दोस्तों मैंने बताया कि जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है वो सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक मुक्ति का भी संघर्ष है, जिसमें किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, स्त्रियों के, आदिवासियों के और भी दूसरे स्थानीय लोगों के आंदोलन मौजूद रहे हैं, और उस आंदोलन का समुच्चय ही भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का आंदोलन है। तो इसमें एक बड़ा हिस्सा किसानों का रहा है। स्वाभाविक तौर पर जबकि भारत की जनता का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों का है, तो साम्राज्यवादी शोषण का, उस दौर के औपनिवेशिक शोषण का सबसे ज्यादा संख्या में शिकार भी किसान हुए थे। और किसानों का जो आंदोलन है वो आंदोलन सीधे सीधे सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पिछले सत्र में भीम सिंह जी कह रहे थे कि राजस्थान के सिलसिले में कि एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शोषण था, एक राजाओं का, महारावण और महाराणा का शोषण था, दूसरा स्थानीय ठिकानेदारों का शोषण था। तो स्थानीय ठिकानेदार सबसे ज्यादा क्रूर साबित हुए, क्योंकि जनता के साथ सीधा सीधा उन्हीं से कन्फ्रंटेशन होता था। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि किसानों का जो प्रत्यक्ष अनुभव है शोषण का, किसानों के पास की ज्यादती का, किसानों के घर कुर्की कराने का, किसानों से बेगार कराने का, लगान को क्रूरतापूर्वक वसूलने का जो अनुभव है वो जमींदारों से, एक हद तक सूदखोर महाजनों से। तो जो भी साहित्यकार किसानों के दौर के बीच में मौजूद है, उसकी कविता को भले ही हम राष्ट्रीय मुक्ति की कविता के रूपक के रूप में पढ़ें, और पढ़ने में कोई हर्ज भी नहीं है। 9वें दशक में पिछले सदी के फ्रेडरिक जेम्सन इस तरह के साहित्य को एक नेशनल एलिगरी के रूप में पढ़ने का प्रस्ताव देते हैं, राष्ट्रीय रूपक के रूप में। वो ठीक है, उसमें मैं उस बात से सहमत हूँ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ जरा प्रक्रिया को उलट करके देखना चाहता हूँ कि जो भी राष्ट्रीय रूपक है जरा उसका स्थानीय पाठ किया जाए, जरा वो देखा जाए कि वह अपने किन वास्तविक चुनौतियों से जूझ रहा था, किन वास्तविक संघर्षों को कर रहा था, जो कड़ी की तरह मिल करके। और यह कहने की जरूरत नहीं है कि हर स्थानीय शोषण, हर स्थानीय ज्यादती और जुल्म सितम की एक कड़ी है, वह लिंक होता है एक राष्ट्रीय अपने समय की सबसे ताकतवर सत्ता से। यदि आपका पड़ोसी यदि आपको प्रतिबंधित करता है कि फला तरह का खाना मत खाइए, फला तरह का कपड़ा मत पहनिए और इस तरह की बात मत कीजिए, तो वो सिर्फ आपका पड़ोसी नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी कड़ी अपने समय की सबसे ताकतवर सत्ता से भी जाकर के जुड़ती है। ये बहुत स्थापित है, आप सब जानते हैं। तो किसानों का भी जो संघर्ष है उसे बिल्कुल अपने समय के, उस समय की ब्रिटिश भारतीय सरकार से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय जमींदार और स्थानीय साहूकार और बाकी जो इस तरह के शोषक लोग थे, वो अंततः ब्रिटिश साम्राज्यवाद की छतरी के नीचे ही जनता का खून चूस रहे थे। लेकिन जो असल अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है, वह ब्रिटिश किसी अंग्रेज अधिकारी से नहीं, ब्रिटिश की महारानी से नहीं, बल्कि स्थानीय जमींदार से है, जो हमारी तरह दिखने वाला, हमारी ही भाषा बोलने वाला, हमारे जैसा ही रहने वाला है। तो ऐसे कविताएं भी फिर मैं सोचता हूँ कि प्रतिबंधित हुई है बड़े पैमाने पर, जिनमें कि अंग्रेज सत्ता को कोई सीधे सीधे चुनौती नहीं दी गई है। तो उसका लिंक यहीं से बनता है। और दोस्तों, यह लिंक इसलिए भी महत्वपूर्ण, इसे पढ़ा जाना चाहिए कि आज़ादी, यदि सिर्फ भारत की आज़ादी राष्ट्रीय राजनीतिक आज़ादी का आंदोलन होता, तो ये किसानों के आंदोलन, ये दलितों के आंदोलन, ये स्त्रियों के आंदोलन और ये दूसरे आदिवासियों के आंदोलन, ये दूसरे जो आंदोलन हैं, ये 47 के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन 47 के बाद खत्म नहीं हुए, बल्कि इनकी बारंबारता बढ़ गई है, इनकी जरूरत भी बढ़ गई है। अनायास नहीं है कि 15 अगस्त 47 को फैज जो सुबह आ रही थी उसे दागदार कह रहे थे। ये दागदार उजाला, ये शब्द चीरा शहर,
ये वो शहर तो नहीं जिसका इंतजार था हमको। और आखिर में निष्कर्ष में वो कहते हैं कि अभी निजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो ये जो चले चलना है, ये जो उस मंजिल का अभी ना आना है, ये वही है जो ये आंदोलन में लोग कर रहे थे। हम 47 के पहले के इन आंदोलनों को हमेशा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज सरकार विरोधी आंदोलनों में रिड्यूस कर दें, ये ठीक बात नहीं है, उसको अलग से भी पढ़ना चाहिए। या 47 के दौर में ही अली सरदार जाफरी भी ये सवाल उठा रहे थे, पैदा कर रहे थे कि कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी की, मादर हिंद के चेहरे पे उदासी है वही 47 के पहले। तो खैर, तो इस संदर्भ में इससे ये पता चलता है कि वो चीजें जुड़ी तो थी, अलग भी थी, दोनों एक साथ मौजूद थी। इस बात को हमसे ज्यादा, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों से ज्यादा वो ब्रिटिश सत्ता समझ रही थी कि यदि स्थानीय जमींदार, स्थानीय नवाब, स्थानीय सामंत और साहूकार यदि मौजूद है तो ब्रिटिश सत्ता मौजूद है। इसलिए इनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को जो अभिव्यक्ति दे रही थी, उन अभिव्यक्तियों को प्रतिबंधित किया है सरकार ने। आप के सामने मैं एक दो चुनिंदा उदाहरण, बहुत इतनी ज्यादा संख्या है कि उसको पूरा का पूरा कहने में तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो यह जो गठजोड़ है, यानी कि इसको हम थोड़ा सैद्धांतिक तरीके से कहें तो यह जो साम्राज्यवादी शक्तियों का और पूंजीवाद का और स्थानीय सामंतों का यह जो गठजोड़ है, इसकी जो भी मुखालफत करता है अंग्रेज सरकार उसे अपने खिलाफ रखती है। आप एक कविता देखें जिसमें किसानों के बारे में बात कही गई है, और किसानों का बल्कि दुख कहा गया, बारे में भी नहीं कहा, सिर्फ दुख की अभिव्यक्ति है। सबसे किसान हो अभागा हमरे देशवा में, इन्हीं जोताई करें इन्हीं बोआई करें, तबहु बेचारे रोज मरे ले भुखान हो अभागा हमरे देशवा में। हाकिम इनसे पोत मांगे, मेंबर इनसे ओट मांगे, बाबा दुआरे मांगे दाल और किसान हो अभागा हमरे देशवा में। देवता कराही मांगे लकड़ी सिपाही मांगे, माता भवानी मांगे चुरकी और कान हो अभागा हमरे देशवा में। तो ये कविता कई लोगों को, कई यह जो गठजोड़ है, यह बल्कि गठजोड़ के ऐतिहासिक संदर्भों को भी संबोधित करती है कि देवता कराही मांगे लकड़ी सिपाही मांगे, माता भवानी मांगे चुरकी और कान हो। तो ये जो ऐतिहासिक संदर्भ है किसानों के सिलसिले में, उसे भी ये कविता संबोधित करती है, लेकिन इसे प्रतिबंधित काम करने का काम सरकार ने किया है, अंग्रेज सरकार ने किया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई संबंध है, भूख का सवाल है। इसी दौर में 1910 में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब प्रतिबंधित हुई, सखाराम गणेश देउस्कर की देशीय कथा, हिंदी में जो देश की बात नाम से अनुदित हुई। 28 सितंबर 1910 को इसे प्रतिबंधित किया गया। ये किताब भारत की वस्तुस्थिति के बारे में, तत्कालीन वस्तुस्थिति के बारे में बात की होती है, उसकी आर्थिक अवस्था के बारे में, किसानों के बारे में और दूसरे संदर्भों में। और ये किताब इतिहास के भी बारे में बात करती है, जो निकट का इतिहास है कि 1769 के आसपास जब अकाल की संभावना बंगाल में बढ़ी थी, तो अकाल की संभावना के बावजूद लगान बढ़ा दिया गया था। और न सिर्फ बढ़ा दिया गया था, बल्कि बहुत ही क्रूरता के साथ उसे वसूला गया था। खुद हंटर साहब नाम के किसी एक लेखक की किताब एनुअल ऑफ द रूरल बंगाल, इस बात का जिक्र है कि जबकि लोग मर रहे थे, लेकिन फिर भी सबसे क्रूरता से उसे न सिर्फ लगान वसूला गया, बल्कि उस दौर में 1769 से 1771 के आसपास में बंगाल की 1/3 जनता मर गई, खत्म हो गई, लेकिन लगान न तो कम किया गया और न तो लगान की वसूली कम की, बल्कि आगे के दिनों में वह कुछ बढ़ी ही। 1771 में राजस्व को और बढ़ा दिया गया। एक कोटेशन है, notwithstanding the great severity of the famine and great reduction of the people, thereby some increase
has been made in the settlement both of the Bengal and the Bihar provinces for present year. अकाल में लोग मर रहे हैं, पैदावार घट रही है, लेकिन लगान बढ़ रही है। ये जो संदर्भ था, ये सिर्फ वस्तुस्थिति का वर्णन था, और इसके साथ साथ एक और चीज हो रही थी। उसके बाद ही सरकार के दबाव के कारण, लगान जमा करने के कारण खेती का व्यापारीकरण हो गया। खाए जाने वाले अनाज की तुलना में बल्कि व्यापारिक अनाज, कपास वगैरह की ज्यादा पैदावार हुई। और इसी दौर में 1893 से 1946 के दौर में खाद्यान्न फसलों में जबरदस्त हिंदुस्तान में गिरावट हुई है, और व्यापारिक जो वाणिज्यिक फसल है कपास वगैरह, उसमें बढ़ोतरी हुई। तो इन सारे संदर्भों को भी जब कविता में व्यक्त किया जा रहा था, वे सब प्रतिबंधित की गई हैं। एक मन में शीर्षक नाम से एक कविता है, उसका एक हिस्सा मैं पढ़ता हूं, और इसमें इस बात की बहुत साफ साफ पड़ताल है कि भारत की जनता या किसान तो गरीब हो रहे हैं, मर रहे हैं, खाद्यान्न कम हो रहा है, अकाल है, भूखमरी है, कंगाली है, लेकिन इसी के समानांतर जो कोठी वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। इस चीज को एक कविता में व्यक्त किया, मन में शीर्षक से, उसका कुछ हिस्सा आपको सुनाता हूं, मैं पढ़ता हूं। आज भारतीयों को है भोजन के लाले पड़े, आकर अटक रहे प्राण अन्न कन्न में, मिल जाती उन्हें सारी खोई निधियां मानो, देखकर घिरे हुए बादल गगन में। पर जानती है भारत की सरकार यह, राजशक्ति बढ़ती है प्रजा के निधन में, डालकर फूट पीछे लूट है मचाती वह नीच कूटनीति द्वारा इस धरन में। तो यह जो विश्लेषण करती है, ये सारी चीजें आप देखेंगे, इसमें कोई सीधे सीधे भारत को आजाद कर दिए जाने की या ब्रिटिश गवर्नमेंट के चले जाने की या उसके खिलाफ बगावत किए जाने की कोई साफ साफ सीधी सीधी बात नहीं होती, सिर्फ यथास्थिति का वर्णन है। लेकिन वह जो विवेक है, जो विवेक जिसका रास्ता अंततः स्वातंत्र की तरफ जाता है, सरकारें इसे समझ रही थी, इसलिए इसे सबसे ज्यादा उन्होंने प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही इस प्रकरण पर एक और बात कह करके मैं खत्म करूंगा। एक और कविता है दीप मालिका, जो इसी तरह के बंटवारे को लेकर के लिखी गई है, जिसमें इसका एक हिस्सा है। इस ओर कृषकों की टूटी फूटी झोपड़ी है, पूंजीपतियों की उस ओर है अट्टालिका, उस ओर बेबी बाबा फिरते समोद देखा, इस ओर रोटी क्षुधाग्रस्ता दीना बालिका। देवियां कसाले सहती हैं, इस ओर हाय मौज मारती है, उस ओर नग्ना कालिका। रसिक बताओ कैसे करें तुम्हारा स्वागत, देख लो करो दृष्टि तुम भी दीप मालिका। तो ये जो बंटवारा है वो उसको साफ साफ करते हुए, इसके अलावा जो कविताएं मजदूरों के बारे में लिखी गई, जो कविताएं सिर्फ दलितों की स्थिति के बारे में बातचीत करती हैं, दलितों के बारे में जो आंदोलन शुरू हुए, वे आंदोलन सीधे सीधे अंग्रेज सरकार को चुनौती देने के बजाय भारत की जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में ब्राह्मणवाद को चुनौती देती हैं। उसी बल्कि एक स्तर पर तो बहुत सारे दलित विचारकों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो इस ब्रिटिश शासन के दौरान मौजूदा पूंजीवाद को वो वरदान की तरह देखते हैं, लेकिन वो ब्राह्मणवाद के पूरी तरह से खिलाफ है, बल्कि ज्यादा हमला करते हैं। ऐसे हमला करने वाली किताबों को, ऐसी हमला करने वाली कविताओं को भी प्रतिबंधित किया है, जिसमें से एक कविता है अछूत, जो ऐतिहासिक संदर्भ में और वर्तमान तत्कालीन संदर्भों में चीजों को व्याख्यायित करती है। कोई कहता है अछूत नहीं छूने योग्य, शशि अंक के कलंक कालिमा किनारे हैं। कोई कहता है अपने ही पूर्व पापों द्वारा रसिक रमेश से भी गए ये बिसारे हैं। कोई कहता है तन करते अपावन ये पावस के बड़े गंदे जल के पनारे हैं, किंतु कहने में लज्जा लेश भी नहीं होती हमें, हम अंत्यजों के और अंत्यज हमारे हैं।
ऐसी कविताएं भी प्रतिबंधित हुई हैं। इसके साथ ही साथ सदियों तक जो दमन हुआ है, जिसके कारण, इसका एक समाज विज्ञान में ये बहुत स्थापित है कि सदियों तक इन्हें बोलने की आज़ादी नहीं रही है, तो वे शायद बोलना भूल गए, उनकी आवाज़ें चली गई हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा है, शुरू किया है, फिर से नया जागरण किया है। तो इस बात को भी एड्रेस करने वाली कविताएं सत्ता को अपने लिए खिलाफ लगती हैं। उजली काया चीर फेंकती जुल्मों के इतिहास पुरातन, इस शीर्षक की एक कविता है जो प्रतिबंधित हुई, जिसका एक हिस्सा है। सहते सहते बन जाती है मूक अरे मानव की वाणी, जीवन मरण छोड़कर कुछ भी नहीं जानता कुचला प्राणी, हिंसक पशुसी नर को भूली ये बर्बर अभिमानी काया, मजलूमों पर टिकी टिकी हुई है जिनकी दौलत की माया। तो ये वे कविताएं हैं जिनका सामाजिक संदर्भों से लेना देना है, जिनका अंग्रेज सरकार तो बात की बहुत दूर की चीज है, ठीक सामने जो गांव में सामंत मौजूद है, जमींदार मौजूद है, जो साहूकार मौजूद है, जो धर्म की सत्ता चलाने वाला ठेकेदार मौजूद है, ये उसकी मुखालफत करती हुई कविताएं हैं। लेकिन चूंकि धर्म का भी, चूंकि ब्राह्मणवाद का भी, चूंकि इस तरह की ज्यादतियों का भी एक लिंक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से जुड़ता है, जिसका एक गठजोड़ है, इसलिए वो उन्हें भी प्रतिबंधित कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मजदूरों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। आप जानते हैं कि दुनिया में के बड़े आंदोलनों में यह भी रहा है कि मजदूरों ने अपने लिए कैसे काम किए जाने के घंटे निर्धारित किए, कैसे वे सारी ज्यादतियां जो मानव श्रम पर आधारित हैं उनको नकारा है। उन सब के सिलसिले में भी बात करना शायद साम्राज्यवाद के खिलाफ बात करना है। शायद वह जो साम्राज्यवाद के आधार पर बढ़ता पूंजीपति वर्ग है उसके मुनाफे को कम करना है। इसलिए जब आप अपने मानवाधिकार के बारे में बात करते हैं, जब मजदूर अपने काम करने के घंटे के बारे में बात करते हैं, तो अपने समय की राजसत्ता उन्हें उसे देशद्रोह मानती है, उसे प्रतिबंधित करने की कोशिश करती है। एक कविता प्रहलाद पांडे शशि नाम के कवि की है, देख सकूं तो मानो देखूं, शीर्षक कविता है, जिसमें वो कारखाने में काम करने वाले कामगार मजदूर, खेतों में तप रहे किसान, और न सिर्फ तप रहे बल्कि वो लाशों में बदल जा रहे किसान, और चिथड़ों में लिपटी नारी के बारे में वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोहे के करघों पर लटकी छीण तड़पती लाशें देखो, खेतों की मिट्टी से उठती कंकालों की आहें देखो, दो दो दिन के भूखे प्यासे मानव की कृष्णकाया देखो, टूटे आंसू के टुकड़ों में फूटे दिल की छाया देखो, फटे हुए चिथड़ों में लिपटी आज सलज्जा नारी देखो, झुकी हुई ग्रीवा के आगे क्रूर बधि की आली देखो। तो वे सारे आंदोलन, इसमें आप एक और विडंबनात्मक रूप से आप देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, अमेरिका मित्र राष्ट्र की एक समूह बनाकर के एक खेमे में लड़ रहे थे, उसी यूएसएसआर में जो शासन व्यवस्था है, साम्यवाद है, उसकी मुखालफत हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त तरीके से की जा रही थी। चीजें, पार्टियां प्रतिबंधित की जा रही थी, पैम्फलेट प्रतिबंधित किए जा रहे थे, उसके आधार पर जो भी साहित्य था वो सारा का सारा साहित्य प्रतिबंधित किया जा रहा था। और बस खत्म हो गया। तो बिल्कुल समय हो गया है, तो मैं और बात नहीं करता हूँ। बस साम्यवाद और सांप्रदायिकता को भी देखना चाहिए कि जिन कविताओं ने सांप्रदायिकता की मुखालफत की, प्रतिबंधित हुई, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे देखे में नहीं आया है कि कोई ऐसा साहित्य भी प्रतिबंधित हुआ हो जो सांप्रदायिक विद्वेष पढ़ाता हो। प्रेमचंद ने चतुर्सेन की एक लिखी हुई किताब थी इस्लाम का विस्मृक्ष, उसकी जबरदस्त आलोचना की, जैरेन को भी उसकी आलोचना करने के लिए कहा। ऐसी, लेकिन इस्लाम का विस्मृक्ष जैसी किताब भी पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, वह तो नहीं प्रतिबंधित हुई या कोई और भी किताब प्रतिबंधित हुई, लेकिन जो बातें
जो कविताएं, जो साहित्य सर्वधर्म समभाव की बात कर रही थी, जो धर्म को एक निजी दायरे में रखे जाने की वकालत कर रही थी, वे सब जरूर प्रतिबंधित हुई है। तो इन पूरे संदर्भों को मिला करके देखेंगे तो प्रतिबंध का संबंध सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देने वाली कविताओं और साहित्य से नहीं है, बल्कि उसका संबंध मॉडर्निटी और उसका संबंध विवेक और उसका संबंध मानववाद की मुखालफत करने से है, क्योंकि ये सब चीजें अंततः मिलकर के एक क्रूर तानाशाही शासन की, चाहे वो जब का हो, चाहे जिस देश का हो, चाहे जिस समय का हो, उसके खिलाफ ही जाती है। और शायद यही वजह है जहाँ जहाँ ये प्रवृत्तियां मौजूद हैं, ये तानाशाहियत, ये लोकतंत्र का विरोध, ये मनुष्य को मनुष्य के बराबर समझे जाने की अवधारणा, जहाँ जहाँ जो सत्ताएं जिस समय में इसकी मुखालफत करती हैं, वो प्रतिबंधों को बढ़ा देती हैं, वो कानूनों को ज़्यादा क्रूर कर देती हैं, और इस तरह से उन्हें मुगालता होता है कि उन लोगों को ऐसा सोचने से रोक सकते हैं। भूल जाते हैं फूलों को मसला जा सकता है, लेकिन उसकी खुशबू फैलने से उसको रोका नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया।